नाज़रीन आदाब, हमारे साथ हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। आइए उनसे बात करते हैं जिस तरह का अभी सियासी मंजरनामा रहा है उनका क्या इस पर ख्याल है, और भी कुछ सवालात उनसे पूछेंगे और उनके जवाबात ढूंढने की उनसे कोशिश करेंगे। सज्जाद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो अभी रिसेंटली सरकार बनाने का एक ड्रामा ही कहा जाए, एक ड्रामा हुआ, कुछ बोलते हैं कोशिश हुई, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, देखिए, मैंने ये पहले भी क्लियर किया, मैं आज भी क्लियर कर लूं कि मैं पहला इंसान था, आप राजभवन के कॉल रिकॉर्ड चेक करें, जिसने गवर्नर साहब को फोन किया और उनको बताया कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन के अंदर जो परमिटेड है, एक नंबर मेरे पास है, उसको लेकर मैं सरकार बनाऊंगा। उन्होंने बोला कि आप मुझे फैक्स कर दे, टेलीफोन पर नहीं होगा। उसके बाद 3 घंटा मैंने लगातार फैक्स करने की कोशिश की, लेकिन फैक्स नहीं हुआ। उन नंबरों पर फिर से फोन किया राजभवन के, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को, किसी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन इस दौरान मेरे फोन के कोई 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद महबूबा जी का जो क्लेम लेटर है वो ट्विटर पर उभर आया। अब महबूबा जी को किसने बोला, क्या वो खुद करने जा रही थी या उनको बताया गया, मुझे नहीं मालूम। वो वो सवाल पूछने वाले वो सवाल पूछ सकते थे, लेकिन ये एक हकीकत है। उसके बाद रोज रोज बयान बदले जा रहे हैं, गवर्नर साहब रोज रोज बयान दे रहे हैं, लेकिन एक हद होती है। मेरा था कि मेरे इश्यूज हैं इस डिसीजन से। पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूं इस डिसीजन से, लेकिन बहरहाल मैं आपके पास नंबर कहां थे? आपने पहले भी बोला, पहले पूछा भी गया, लेकिन नंबर कहां थे? नंबर आपने बताया। देखिए, मेरी बात सुने, नंबर का हक सिर्फ असेंबली रखती है, ना आप रखते हैं ना गवर्नर साहब रखते हैं। द फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है वो एक सेक्रेट जगह है, लोगों की जगह है, वहां दिखाऊंगा ना नंबर। गवर्नर साहब को क्यों दिखाऊंगा? वो तो मैं वहां नंबर दिखाता, और आईन के और मुखालिफ अगर होता तो एंटी डिफेक्शन लग जाता। तो गवर्नर साहब ने तो ये भी बोला कि उन्होंने बोला कि सज्जाद लोन ने जो है वो व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप से सरकार नहीं बनती, और व्हाट्सएप भी किसी और ऑफिसर के पास गया था जो कि उस राजभवन में मौजूद ही नहीं। अब गवर्नर साहब ने किसी पुराने को तो रखा ही नहीं है, 9 आदमी उनने बिहार से साथ लाए हैं। मैं कहां से ढूंढता जाऊं कि उनने किसको रखा हुआ है? ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। 1947 तक आज तक कभी नहीं हुआ है कि 9 मिनिस्ट्रियल स्टाफ सारा बाहर से आया है। अब हमें कहां पता कि कौन है नए वाले? हम तो भेजेंगे किसी को, वहां जो नाम था उसी को भेज दिया। आपको मालूम नहीं था कि वो उस ऑफिस में नहीं है? आप खुद बोलते हैं कि वहां बाहर के लोग। मैं क्यों रखूं भाई? अब मालूम पड़ता है ना कि भाई ये कहां गया जिसको भेजी थी, तो बोला निकल गया। वो दूसरा वाला था, उसको भी निकाल दिया क्यों? जी साहब ने अपने लाए हैं। ये दीज थिंग्स यू शुड ऑल्सो नो। तो गवर्नर साहब ने ये भी बोला उसके बाद जब रेजोल्यूशन हुआ असेंबली का, तो उन्होंने कहा कि अगर वो दिल्ली की तरफ देखते तो फिर सज्जाद लोन की सरकार बनानी थी। कैसे देखते उस बयान को? देखिए, मैंने जो अपना पक्ष रखना था मैंने रख दिया। मैं सिर्फ गवर्नर साहब को मुझे अभी भी उस ऑफिस की इज्जत है, बिकॉज ऑफिस इज बिग। इदारा बड़ा होता है, उस पर जो बंदा बैठता है वो कैसा भी हो, लेकिन इदारे की इज्जत करनी चाहिए। मेरे 4 फादर्स, मेरा दादा परदादा यहां रहे हैं, मैं यहां रहा हूं, मेरे बच्चों को यहां रहना है। गवर्नर साहब को जुमा 7 दिन यहां आए हुए हैं। मैं इलेक्टेड हूं, इलेक्टेड था, अगला इलेक्शन भी लड़ूंगा। गवर्नर साहब कोई यहां इलेक्टेड नहीं है, उनको सिलेक्ट करके वहां से भेजा गया। वो हमारी तकदीरों का फैसला ना करे, वो ब्रांडिंग ना करें लोगों की। ये एक वायलेंट प्लेस है। मैंने खुद अपनी फैमिली में किलिंग देखी है। वो रोज रोज पंचायत करते रहते हैं। हमारे वर्करों ने 80% वोटिंग की है पंचायत इलेक्शनों में। उन वर्कर्स को आज वो इनसिक्योर बना रहे हैं। वो बेहतर होगा कि अब वो चुप करें, इस ऑफिस के लिए भी और उनके लिए भी और हमारे लिए भी, और सब लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो चुप करें। जब ये बयान आया उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में एक मैसेज चला गया है कि सज्जाद लोन जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, यहां एजेंट के नाम पर बहुत लोगों को मारा गया है, 47। चलिए इसी बात पर करते हैं। चलिए, आपने अच्छी बात उठा दी। पहले उमर अब्दुल्ला साहब को लेते, वो बहुत बोलते हैं कि ये प्रॉक्सी है। उमर अब्दुल्ला साहब का जो इनिशिएशन हुआ है पॉलिटिक्स पे, वो आरएसएस से हुआ है। वो कैसे? अब मैं बता रहे जा रहा हूं, आप गुस्सा ना करें। हम कश्मीरी में बोलते हैं, जब कोई पैदा होता है मुसलमान लोग, हम बांग देते हैं,
बांग अजान, इनकी सियासी अजान आरएसएस ने दी है इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाकर और पोस्टर बॉय बनाकर एनडीए का। सुनिए पूरी बात, फॉरेन मिनिस्टर थे, पूरी दुनिया में लिया इनको ये बताने के लिए कि कश्मीर में कोई मसला ही नहीं। फिर जब ये उनसे अलग हुए, कोई आइडियोलॉजिकल नजरियाती इस पर नहीं, इनका डिमांड था कि मेरे फादर साहब को अब आप वाइस प्रेसिडेंट बनाइए। शेर कश्मीर स्टेडियम में जब प्रिंस उमर अब्दुल्ला साहब का वो दस्तारबंदी हो रही थी, मुझे इनका तकरीर याद है, हमसे वादे किए गए थे, वादे टूट गए, वादा कोई ऑटोनॉमी का नहीं था, बाप को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का था। आपके पास क्या अब आप सुनिए, सबूत क्या है, ये तो दुनिया को मालूम है, उन्हें तो जलसे में बोला है ये। और 800 का इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें 6 वोट थे इनके पास। 800 में से 6 में ये बन सकते हैं, लेकिन एक कॉमनर 18 और 2 20 लेकर 87 मेंबर असेंबली में चीफ मिनिस्टर बने, वो इनको कबूल नहीं हो गया। ये सैफुद्दीन सोज साहब को किसने निकाला? मैंने निकाला पार्टी से, जब उन्होंने वोट खिलाफ दिया उनके, वो भी इनको माफ। अब मैडम पर आते हैं, वो भी यही बोलती हैं। मैं तो एक मिनिस्टर था उस मिनिस्ट्री में जिसमें बीजेपी के साथ थी ये, मैडम साहबा तो चीफ मिनिस्टर थी, और चॉकलेट और टॉफियां भी खिलाई उन्होंने लोगों को आर्मी कैंप के बाहर, बोला ना। मगर वो फारूक अब्दुल्ला का, डॉक्टर साहब का बेटा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, ये मुफ्ती साहब की बेटी है। अगर ये उनसे मिल जाएं तो ये अलाइज हैं। अगर सजाद लोन एक आम आदमी या कोई और कश्मीरी इनके साथ बैठे, उनकी औकात नहीं है, फिर वो एजेंट होते हैं, फिर वो प्रॉक्सीज होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मुझे कोई भी नाम दे, मैं घर घर जाऊंगा नए इलेक्शन में, बट इट इज अ प्रॉमिस, इनको इंशाल्लाह हम वापस नहीं आने देंगे। ये खानदानी राज खत्म करना है। खानदानी राज आप बोलते हैं, खानदानी राज आप बोलते हैं, आप बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है उनके वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, और वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उमर अब्दुल्ला हैं, उनके वालिद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी उसी खानदान से आते हैं। लेकिन आपकी जो पार्टी है, मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब जो है, उन्होंने, आप तो उन्हीं की पार्टी चला, वो भी तो सियासत खानदानी राज है ना, बहुत अच्छा। 8 साल वो जेल में रहे, पिछले जब से वो 2002 के बाद 8 या 10 साल वो जेल में रहे। 2-3 बार उनको भी अच्छा खासा इंट्रोगेशन किया मार मार के, मुझे 3 इंट्रोगेशन किए मार मार के। इसको आप खानदानी राज कहते हैं। और यहां जो ये प्रिंस और प्रिंसेस को वो दस्तारबंदी की गई, वो खानदानी राज नहीं है। और जिस लेगेसी में उन्होंने मुझे रखा था हुर्रियत में, जहां मैं गया उनने नहीं रखा था, मैं गया उन्होंने तो मुझे किक आउट कर दिया 1 साल के बाद। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो मैंने गांव गांव जाकर खुद शुरू की है, ये मैंने शुरू की है। उसकी क्या वजह रही है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? वो अलग बात है, आप इसको डाइवर्ट मत करिए। लेकिन मैं कुछ और चीजें कहना चाहता हूं। आज मुझे विलन बनाने की कोशिश करते हैं, ये मेरा वादा है। इफ आई कम टू पावर, द फर्स्ट थिंग विल बी अ व्हाइट पेपर ऑन 1987 इलेक्शंस, 1996 इलेक्शंस एंड 2002 इलेक्शंस। यहां के बच्चों को हक है ये जानने का कि 87 में क्या हुआ, अगर गन आया इसका सबसे बड़ा कॉज क्या था। ये 87 के चोर, 96 के चोर, 2002 के चोर आज हमें डेमोक्रेसी का डिक्टेशन बताएंगे। आप तो सरकार में थे, तब आपने व्हाइट पेपर क्यों? यार मैं मिनिस्टर था, मैं कौन सा व्हाइट पेपर बनाऊं? सरकार तो मुश्किल से वहां बैठने दिया, वो भी कहां मान रहे थे। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन के बाद आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे? इंशाल्लाह बनेंगे। मैं क्यों बनूंगा, हमारी पार्टी बनेगी, फिर पार्टी जिसको चुनेगी उसको देखिए। देखो आई विल टेल यू समथिंग, एक तो हक बनता है ना कश्मीरी को कि 87 में क्या हुआ, गन कैसे आया। हक बनता है ना कि एज होम मिनिस्टर जो मुफ्ती साहब थे, ऑपरेशन टाइगर तब हुआ, गांव कदल में से करतब हुआ, हंदवारा में से करतब हुआ, मौलवी साहब की जो शहादत है तब पेश आई, उसके बाद क्या हुआ उस पर ये सब भूल जाएं लोग। इनको झूठ बोलने का फिर से हम एक और बहाना दे दें। अगर इतना ही था, इनको बीजेपी के साथ तीनों ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने, एनसी ने और पीडीपी ने 2014 में, वोट फॉर अस, हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। अगर ये आज इकट्ठे आए, 2014 में इकट्ठे क्यों नहीं आए? क्योंकि आज इनको एक आम इंसान को, सजाद लोन को, जो न मुफ्ती साहब का बेटा है न फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा, उसको बाहर रखना था, इसलिए आए। 2015 में क्यों नहीं आए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला था पीडीपी का, यार वो ड्रामा था, हमें भी पता है, जैसे आज ड्रामा था, आज भी कैसा कौन सा इनको इकट्ठे आना था। बट आज एक इन्होंने बढ़िया ड्रामा किया ताकि असेंबली टूट जाए और कोई ना आए। लेकिन व्हाई डिडंट दे कम इन 2015 फॉर हेवंस सेक? और ये तो तब से बोल रहे हैं उसने कश्मीर को बेचा, इसने कश्मीर को बेचा, इरोड किया 370 को, 35 एक ही बात करते हैं। कितनी बार मैडम ने कैबिनेट में वो डिस्कस किया, जरा बताइए, पूछिए उनसे।
See, these are things, these will not go on for too long. I have the courage to stand up against them. That is the main thing. किसी और को तो उठने नहीं देते हैं. देखिए मेरी बात सुनिए. सज्जाद एक सवाल इसके साथ जो है, अभी जो यूएलबी और पंचायत पोल्स हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उससे बाहर रही, आपने काफी जगह पे आपके जो है उम्मीदवार कामयाब हो गए और श्रीनगर में आपकी पार्टी का मेयर भी बन गया. आपको क्या लगता है ये चुनाव में जो आपको जीत मिली है, इससे आपकी पार्टी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग हुई होगी जो आपको असेंबली चुनाव में मदद कर सकती है? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी. ये तो माइक्रो डेमोक्रेसी है. यूसी आप एक चीज देख लेना कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे साउथ एशिया में, ये जो जहां जहां भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डिफरेंट टाइप की माइक्रो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस हैं. माइक्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होता है पंचायत, कॉर्पोरेटर. यहां पॉलिटिक्स कन्फाइन की गई है 6 पार्लियामेंट मेंबर, 4 राज्यसभा मेंबर, 87 एमएलए और 36 एमएलसी. नीचे सारा खाली, सब मैं करूंगा. नाली बनानी ये भी मैं ही बनाऊंगा, लाइट लगानी ये भी मैं ही बनाऊंगा. अभी जो है डेमोक्रेसी डिफ्यूज हो गई, डिसेंट्रलाइज हो गई, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में काम भी होंगे. उनकी एम्पावरमेंट के खिलाफ कौन था? मुझे तो 3 साल हो गए. इन्होंने कभी पंचायतों को एम्पावर किया? वो भी इलेक्शन लड़के आते हैं मगर एम्पावरमेंट नहीं करेंगे इनको. कॉर्पोरेटर्स को कभी किया? 3-3 हजार की तनख्वाह रखी है कॉर्पोरेटर की. दिल्ली में बंदे एमएलए से इस्तीफा देकर कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ते हैं. इतना पावरफुल है. मुंबई में इतने पावरफुल हैं कॉर्पोरेटर्स हर सिटी में. यहां कोई पावर ही नहीं दे रखा है. दे एंश्योर कि नहीं. जो गरीब का इलेक्शन उसको बाइकआउट करते हैं. जब अमीरी का इलेक्शन होगा अपना असेंबली का अपना, लेकिन लड़ जाएंगे. उमर अब्दा साहब ने यह सवाल पूछा था कि दूर क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि 35 के साथ जोड़ा गया था इसीलिए दूर. तो फिर असेंबली से भी दूर रहे ना. वो तो कश्मीर तो फिर असेंबली से भी दूर रहे. अगर 35A का मामला है, जो कि नहीं, वो तो कोर्ट में है. 35A का मामला है तो असेंबली से बाइकआउट क्यों नहीं करते? वापस आपकी पार्टी पे आते हैं. आप ये कहते हैं कि आपका जो फ्रंट है ये एक थर्ड फ्रंट बन रहा है, थर्ड पार्टी उभर के सामने आ रही है. अभी तक ज्यादा लोग हमने इसमें देखे नहीं. जो लोग देखे, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, जो लोग देखे वो वही पुराने लोग ही हैं. तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें, लोग कैसे ये माने कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो उन पार्टी से डिफरेंट हो? नंबर 1, आई विल टेल यू वन थिंग. इन आवर डेमोक्रेसीज the person who will head the government eventually, जैसे महबूबा जी थी, ऐसे फिर उमर अब्दा साहब थे. हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है that the leader leads. इतने चीफ मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर एक मोदी जी बने, सब नहीं बने. लेकिन जब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, मैंने अभी एक आर्टिकल में लिखा था कि कश्मीर की जो वायलेंस आई इसमें चेंजलेसनेस आ गई, कि बदलाव ही नहीं आता. देखिए यहां बैरियर्स टू एंट्री हैं, नए को आने नहीं देते. अभी आपके इलेक्शन होने वाले हैं 2019 में या 18 में, जब भी हो. 20 सीटें वो हैं 47 में से आबादी की जिसपे 10% से कम वोट पड़ेगा. 15 सीटें वो हैं जिसमें 30% से कम पड़ेगा. फिर बची 12 सीटें हम गरीबों की, वहां 70% वोट पड़ेंगे. कोई 1,500 का एमएलए लेकर आएगा, कोई 2,000 का एमएलए लेकर आएगा. लड़ेंगे कौन? वही लोग जिनके पास सिक्योरिटी होगी. सिक्योरिटी किनके पास है? अगर 100 पोलिटिकल वर्कर्स को सिक्योरिटी दी गई है, 92 तो एनसी और पीडीपी के. यानी आपका ये कहना है कि जो अनसिक्योर्ड होगा वो कब लड़ेगा? इसलिए आपकी पार्टी में नए लोग नहीं होंगे. नए लोग तो हम लाएंगे. ये जो आप देख रहे हैं, यू सी, यू कांट चेंज एवरीथिंग इन वन गो. यू कांट. इट विल बी पार्टली न्यू, पार्टली ओल्ड. राइट? इमरान साहब हैं, ये तो उनका पहला टर्म था. या बाकी लोग जो आ रहे हैं, कुछ का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनका कभी किसी और जगह एंटी डिफेक्शन होगा, क्योंकि कुछ हाउसेस तो इशारा तो दे सकते हैं. नहीं, बिल्कुल इशारा दे दिया मैंने, लेकिन वहां एंटी डिफेक्शन लगेगा, मैं नाम ले नहीं सकता हूं. लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग. इंशाल्लाह आप देखेंगे इट विल, द रैंक्स विल स्वेल. और हमें कौन सी जल्दी है, हफ्ता हफ्ता आते रहेंगे. सज्जाद, यहाँ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू जो पिछले 2-3 साल से जो रेकअप हुआ है, सामने आया है, वो है दफा 370 और आर्टिकल 35A. आपकी पार्टी का क्या रुख है दफा 370 पर? Sacred, totally sacred, as sacred as my religion. Question doesn't arise. और one more thing, इस पर भी व्हाइट पेपर करना है कि अभी तक जो इरोजन, जब आर्टिकल 370 शुरू हुआ, वो कितना था, आज कितना रहा. देखिए, अगर ये 100 था पहले, आज 10 बच गया. 90 कौन खा गया? 90 कांग्रेस, एनसी और पीडीपी खा गई अलग अलग. कांग्रेस प्लस एनसी, कांग्रेस ऑन इट्स ओन एंड कांग्रेस प्लस पीडीपी उड़ाते गए.
ये शेख साहब का 75 अकॉर्ड देखिए, उन्होंने तो गवर्नर का जो हमारी स्टेट को पावर्स थे गवर्नर में सिलेक्शन में या वही उड़ा दिया, वो तो 75 वाला हुआ। ये सारा आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से लेकर सारा जो नाम चेंज हुए, नाम बदली, वो किसने किया? ये जो आज आए थे कांग्रेस को लेकर के हम दफा 370 को बचाए, लेकिन 100 में से जो 90 कम हुआ है वो तो उन्होंने ही खाया हुआ है, उनको लेकर बचाने आए थे। जो बचा हुआ है आप कहते हैं कि सेक्रेट फॉर यू। आपकी जो अलायंस थी, जो सरकार में आप थे, उसमें बीजेपी के कोटा में से आप जो है मंत्री बने थे, तो बीजेपी तो 370 के खिलाफ है, क्या आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? आप बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इलेक्शन ऑन माई ओन लड़ रहा हूं एज पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अगर अल्लाह ने चाहा, यहां की कौम बेदार हुई, मुझे उन्होंने पूरा बहुमत दिया, तो मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी के पास। लेकिन अगर उनकी 25-27 सीटें आई तो हमें तो जाना पड़ेगा। और एक बात ये भी मैं पेशेंगोई करके रखता हूं कि अगर उनकी 25-27 सीटें आती हैं, जो पहले दो होंगे वहां, वो या महबूबा जी होंगी या उमर साहब होंगे। उमर साहब को पूछिए 2015 में आपकी बातचीत नहीं चल रही थी, कुछ बातें इन्होंने चीफ मिनिस्टर भी तय कर लिया था, वो तो मैं इलेक्शन में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा किसको किया था, वो भी बता दूंगा, लेकिन वो इलेक्शन में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। देखिए मनोज, मेरी बात सुनिए, मैं चॉकलेट बॉय नहीं हूं। मैंने इंटरोगेशन देखा है, मैंने जेलें खाई है, मार क्या होती है मुझे पता है, जब कोई मारता है लगती कितनी है मुझे पता है, जब कोई जेल जाता है, फिर जब कोई बात भूल जाती है, जब मां मिलने आती थी, तड़प होती है कब आएगी, फिर मैं उसको बोलूंगा, ये मुझे पता है। ये उमर या महबूबा को पता नहीं हो सकती, ये सब ड्रामे हैं। बाकी रही बात डिक्टेशन की, मैं वो इंसान हूं जो सेपरेटिज्म में था, क्योंकि मेरा फादर सेपरेटिज्म में था। वहां थरथराते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की। मैंने आईएसआई का डिक्टेशन नहीं लिया, मुझे कौन है यहां डिक्टेशन देने वाला? मैंने उनका डिक्टेशन नहीं लिया, मैंने वहां रेबल किया, मैं वहां से उठ के असेंबली के इलेक्शन लड़ने आया। ये वही कर सकता है जिसको जुनून हो, मेरे में जुनून है, वरना कौन आएगा वहां से यहां कुर्सी हासिल करने और लड़ने कर। यार अब आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, आप जवाब दीजिए, आप कुछ भी बोल दो जिसमें ये भी पता हो कि मर भी सकता है। देखो मनोज, एज ए मीडिया मैन आपको बोल दूं, आप तो इधर ही हो, लेकिन आपकी बातें करते करते कितने लोग मर गए, उनका हिसाब रखा है? कितनी इन्हीं बातों से मरे, कभी हिसाब रखा है? ये तो कश्मीर है, यहां तो ऐसे इस पर भी मारा जाता है, बात करने पर भी गलत ग्रामर हो गया, कॉमा या फुल स्टॉप भूल गया, उस पर भी मरता है आदमी। ये जुनून होता है भाई, कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा पावर के लिए। अगर मैं आज बैठा हूं, हॉस्पिटल बन रहा है 8 फ्लोर का हंदवारा में, तो मेरे दिल को एक खुशी है कि जितने हॉस्पिटल में वहां लोग जाएंगे, अगले 70 साल 50 साल याद करेंगे ये किसने बनाया। आप बिलिटल मत करिए किसी की स्ट्रगल को, इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हाट आई हैव डन। किसी की हिम्मत नहीं होती करने की। तब जब मेरा बाप मरा, जब उनको गोलियों से मार दिया, ये जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, इन्होंने मुझे एक पीएसओ नहीं दिया वहां जाने के लिए, डिविजनल कमिश्नर को भेजा ये कहने के लिए कि वहां जाओगे तो आपको मार देंगे। मैंने बोला सिक्योरिटी दो भाई, तो उस वक्त भी फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला इसका रुतबा ही नहीं, इसकी क्या औकात सिक्योरिटी की। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। मतलब आप उनको 1-on-1 लेना चाहते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं? 1-on-1 की बात नहीं है, सजाद लोन हो या कोई और हो, सजाद खान, इन दो खानदानों से बाहर या तो ये अंकल आंटियां इनकी हैं, या उधर से कुछ करवा देंगे कि साहब हिंदुस्तान से मिला है, या उनको बोलेंगे कि साहब पाकिस्तान से मिला है। ये अंकल आंटी कौन है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मुझे अक्सर लोग बोलते हैं अंकल आंटी कौन। एक तो पहले आज गवर्नर अंकल हैं हमारे यहाँ, अभी वो इनके अंकल बने। देखिए जब फारूक साहब यंग थे या मुफ्ती साहब यंग थे, तो जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में, होम मिनिस्ट्री के, बाकी तो ये बच्चे जाते होंगे वहां, अंकल आंटी। हम जो हैं, हमसे कोई गलती हो तो रिटायर्ड हो या इन सर्विस हो, यार ये सजाद बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, ही हैज टू बी टॉट अ लेसन। ये करे बेटा उमर आपने बयान ज्यादा दिया, तो आंटी उठती है, नो मेरे बेटे को कुछ मत बोल दो, वो कश्मीरी को यही सबक सिखाना है। मतलब आप ये कहते हैं कि दरपरदा दिल्ली का आशीर्वाद है दोनों पर? आशीर्वाद की बात नहीं है, एट अ प्राइवेट लेवल है। जितने भी वो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको या अंकल या आंटी बोलते हैं। सजाद एक तो थोड़ा सा इससे अलग सवाल, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने अभी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सरकार बनाने की बातें चल रही तो उन्होंने
उन्हें लग रहा था कि पैसा यहाँ बहुत है और हॉर्स ट्रेडिंग होगी, आपको क्या लगता है किसकी तरफ इशारा था वो? यार देखो, इन्हीं की तरफ होगा। मुझे 3 साल हो गए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। आम बताया जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आपके पास पावर होता है, फिर आप डोनेशंस बड़े बड़े, दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे कौन डोनेशन देगा? मेरे पास कौन सा पैसा होगा? इफ इट इज अबाउट मनी, आई कैन अश्योर इट्स नॉट अबाउट मी। आई सिंपली डोंट हैव द मनी टू बाय एनीबडी। इट हैज टू बी अबाउट देम। पैसे का मामला जहां तक है, वो भी इन्हीं दो के पास है पॉलिटिक्स में, और किसके पास? वो इज मनी। आपके एक करीबी साथी इमरान रजा अंसारी ने ये अभी कुछ दिन पहले एक इल्जाम लगाया था शेख अब्दुल्ला के खानदान पर, ये कहते हुए कि देखो भाई साहब, जो वो कोई काम तो करते नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा था, और इतनी दौलत कहाँ से आई? ये सवाल हमने कल उमर अब्दुल्ला से भी पूछा था, तो उनका ये कहना था कि इमरान अंसारी पहले अपना गिरेबान झांक के देख लें। बिल्कुल। देखिए, शेख साहब की जो बर्थ है वो 1905 में हुई, तब से 113 साल हुए। 113 साल में शेख साहब टीचर थे कुछ साल, तब 3 या 4 रुपये तनख्वाह होती थी। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब डॉक्टर थे कुछ टाइम के लिए, और मुस्तफ़ा कमाल साहब गवर्नमेंट के डॉक्टर थे। कोई बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर इमरान साहब ने पूछा तो इसमें गरेबान में झांकने वाली क्या बात है? एक और बात, कुछ लोगों ने मुझे बताया फोन करके कि नहीं जनाब, बेगम साहिबा की प्रॉपर्टी थी, शेख साहब, मरहूम शेख साहब की जो वाइफ थी, लेकिन उनके तो बाकी 22 लोग भी हैं, वो तो इतने फूले फले नहीं, वो तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। बिजनेस करने के बावजूद भी उनकी तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनकी कहां से आ गई? आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग व्हिच somebody should probe. It is fit for a probe, and मुफ्ती खानदान will never do it because they look after each other. They will never hit each other. बैंक जो हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर बैंक है, वो भी काफी दिनों से जो है सुर्खियों में है। अभी जो लेटेस्ट उसमें ये स्टेटस है कि ये कहा जाता है कि इसको PSU बना दीजिए, तब उसके बाद जो है इसका कामकाज जो है बेहतर होगा। ये अभी जो SSC में डिसीजन लिया गया है, आप कैसे देखते हो? जनाब, हम सख्त खिलाफ हैं इसके। बैंक में जो पैसा रखा जाता है, इट्स अ ट्रस्ट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक। नंबर 1, RTI में कल आप कहां गए? कल मैंने RTI डाल दी कि साहब मनोज साहब के अकाउंट में कितना पैसा है। दिस हाउ इज इट पॉसिबल? एंड नंबर 2, वी आर लुकिंग कि गवर्नमेंट निकल जाए। देखिए, बाकी बैंक तो है नहीं यहाँ, नेशनलाइज्ड बैंक्स बहुत कम है। लिटरली आपका सोल लेंडर J&K बैंक। J&K बैंक इज सपोज टू फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर, बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन दे, फ्रूट सेक्टर को लोन दे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को। लेकिन अगर वो भी आपने गवर्नमेंट के अंदर लाया तो फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि प्राइवेट सेक्टर में किसको पैसा देना है। इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। इससे पहले एम्प्लॉयमेंट पर भी जो विवाद हुआ था, उसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, जो जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जो वो कहते हैं कि बैकडोर है, मैं आई विल डिफेंड द बैंक। ये एक ही इंस्टीट्यूशन बचा हुआ हमारे पास, जो कि मैं आपको बता दूं कि दिखाने के लायक है, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी टुडे, J&K बैंक। स्मॉल अपॉइंटमेंट्स, डिस्क्रिशन होती है चेयरमैन की या उनका जो ह्यूमन रिसोर्स हेड होता है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम में, उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम में, और आज मैडम के टाइम में वो अपॉइंटमेंट्स पियोन की या वो जो दूसरा एक होता है उसकी हुई है। लेकिन इट्स अ स्मॉल थिंग, इसके लिए आप बैंक का गला काट दोगे। फिर जो दूसरी बात बोल रहे हैं गवर्नर साहब ने, जो 534 का जो लिस्ट निकला, वो तो इलीगल है। दे हैड नॉट क्वालिफाइड द टेस्ट। इन एन एक्ट ऑफ इलीगैलिटी गवर्नर साहब ने बोला नहीं, इनको दे दो। इट्स इलीगल, इट्स नॉट लीगल, बाय नो मीन्स इट्स लीगल। अब वो बच्चे लग गए हैं, वी शुड कीप देम देयर, कोई बात नहीं। मगर अगर किसी पॉलिटिशियन ने किया होता तो बोलते साहब लाख रुपया लिया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लिया। बट रियलिटी इज दैट वो एक लीगल एक्शन नहीं है, इलीगल एक्शन है। बट आई स्टिल से कि अब बच्चों को लगा दिया गया है, उनको वहां से निकालना नहीं चाहिए, बिकॉज उनके अब करियर्स का सवाल है, वो घुस गए। फिर जब या तो दो नहीं, जब दिया तो लो नहीं। सज्जाद, आखिरी सवाल आपसे। आपका जो सफर हुआ, सियासी सफर शुरू हुआ मेन स्ट्रीम में, और उसके बाद आप मंत्री भी रहे, अब आपने थर्ड पार्टी भी बनाई। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है कंट्रीब्यूट कर पाए, जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर में उन पर उतर आए, कि कुछ न कुछ सोल्यूशन दे पाएं, डेवलपमेंट कर पाएं, बाकी चीज कर पाएं। देखिए,
मनोज, आई टेल यू समथिंग, दिल टूटता है यार। आपके टीवी पर मैं देख रहा, हम कश्मीरी पंचिंग बैग बन गए। मैं गवर्नर साहब को देख रहा था, वो बता रहे थे कि साहब ये जो पॉलिटिकल क्लास को पूरे को और ब्यूरोक्रेटिक क्लास को क्लब कर रहे थे, जनरलाइज कर रहे थे जम्मू कश्मीर के, नॉट ओनली कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के, और करप्शन का कि यहां भ्रष्टाचार है, यहां आप इनके घर में देखिए कालीन लगे हुए हैं। गवर्नर साहब का जो होम स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां जो एक करप्शन स्कैम का साइज होता है उससे कम तो हमारा बजट है। लेकिन इस तरीके से रन डाउन करना पूरे पॉलिटिकल क्लास को, ये मुझे अचानक बात याद आ गई किसी बात पर। नो डाउट देयर आर चैलेंजेस, करप्शन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक है कि अगर हमारी कैपेसिटी है काम करने की 100 यूनिट, हमारी गवर्नमेंट 10% ही कर रही है। वी हैव टू इंक्रीज दैट एंड मेक इट वर्क एट 70-80% ऑफ इट्स पोटेंशियल। जो बिजनेस रूल्स हैं वो चेंज करने हैं। एक जो हमारे आम लोग हैं उनको एक स्टेट सब्जेक्ट, एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए महीनों लगता है। यहाँ हमने देखा है कि जो भी रीजनल पार्टीज होती हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कोई और पार्टी हो, कोई और उम्मीदवार हो, वो जैसे ही इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में सबसे बड़ा नारा होता है कि हम मसला कश्मीर को हल कर देंगे, यहाँ जो जिस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए हैं उन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। आप क्या उसी लाइन पर, उसी तर्ज पर वोटरों को माइल करेंगे क्या? नहीं, मैं डेवलपमेंट पर करूंगा। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, लेकिन ये लोगों को भी पता है और इन लीडरान को भी पता है कि हमारी असेंबली में अब उतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो मसला कश्मीर हल कर सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। दे हैव टू टेक द कॉल। वी हैव टू कन्विंस देम कि आप इसको रिजॉल्व करिए। इसकी जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, अब पिछले 20 साल से ये वोट इस नाम पर मांग रहे हैं, अभी तक तो रिजॉल्व हुआ नहीं, इरोजन तो और हुआ। आप 96 से आज तक देखिए, देयर हैव बीन फर्दर इरोजन्स इन आर्टिकल 370। रिजॉल्व की तो बात ही नहीं है। ये 96 से आज तक का हिसाब दे, उस पर भी इरोजन होगा। देयर हैव बीन इरोजन्स ड्यूरिंग दिस टाइम आल्सो। सो यू सी दीज लाइंग टू पीपल, इट शुड बी रिजॉल्व्ड। आई रिपीट, इट शुड बी रिजॉल्व्ड। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। इन्होंने क्या कर रखा है, डायलॉग विद पाकिस्तान को इन्होंने सिनोनिमस बना लिया है रीचिंग आउट टू पीपल ऑफ JNK। बिल्कुल करिए उनके साथ डायलॉग, लेकिन गुलाम मोहम्मद, फयाज अहमद मुत्सिल में, गुरेज में बैठा है, उसको क्या होगा मोदी जी बात करें इमरान खान साहब से, उसके अपने भी मसाइल, वो भी करिए। लेकिन गुलाम मोहम्मद या फयाज अहमद के का दिल जीतने के लिए आपको जो काम करना है वो इससे दिल नहीं जीता जाएगा। वो आपको उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।